वेल फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूँ जिसमें आप एक बात ये नोटिस करना कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर मीन समुद्र की गहराइयों तक आते जाते हैं, ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव अफ्रीकन एलिफेंट आसमान में उड़ने वाले एल्बाट्रॉस से एटलीस्ट 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है, और वहीं डीप सी में रहने वाले ब्लू व्हेल से 11 टाइम्स छोटा होता है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना कि टेक्निकली आसमान से समुद्र की गहराइयों तक आते आते जिस इंटेंसिटी से डेंसिटी और प्रेशर बढ़ता है, उस इंटेंस प्रेशर के तले तो ये साइज का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा चलना चाहिए था और डीप सी के जीव सबसे छोटे होने चाहिए थे। तो आखिर डीप सी में ऐसा क्या गेम चल रहा है जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं? जब इसी सवाल के साथ इन डीप सी मॉन्स्टर की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर रिसर्च शुरू हुआ तो पता चला कि आज के टाइम में जितने भी डीप सी जायंट हैं वो सारे के सारे 66 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यानी कहीं ना कहीं इनके बढ़ने की शुरुआत उसी फेमस चिक्सुलव एस्टेरॉयड की क्रैश से हुई है जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया था। अब आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, बट ये सब कुछ ऐसे रैंडम ही नहीं हुआ, क्योंकि जब कुछ रिसर्चर्स ने इसके पीछे छानबीन किया तो पाया कि डीप सी में साइज का बढ़ना ये क्रीचर ने इस फेजेस से गुजरने के बाद अचीव किया है, जो असल में ये सब प्रेज और प्रेडिटर के बीच हुए सर्वाइवल गेम का ही नतीजा है। अब मे बी आपको ये समझ न आ रहा हो तो उसके लिए पास्ट के उस टाइम फ्रेम को समझना होगा जब आज के करीब 66 मिलियन साल पहले चिक्सुलव एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था। दरअसल उसके गिरते ही अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिससे समुद्र की ऊपरी सतह भी गर्म होने लगी, और अब बढ़ते टेम्परेचर से बचने के लिए न चाहते हुए भी ऊपरी सतह पर रहने वाले जीव अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की गहराई में जाने लगे। अब ऐसे में सभी जीवों का एक ही समय पर गहराई में रहना, मतलब समझ रहे हो, मतलब उस टाइम प्रेडिटर्स यानी कि शिकारियों के बीच खाने का कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ गया, और अल्टीमेटली इसका सबसे ज्यादा असर प्रीज मींस शिकार बनने वाले जीव पर पड़ा। और फिर क्या था, उन शिकार बनने वाले जीवों का सर्वाइवल ही क्वेश्चन में आ गया, और इसीलिए उनमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशन काफी ज्यादा नेसेसरी था, जिसमें पहले तो उनके स्किन का कलर रेड हो गया, जिससे कि इन प्रेज को डीप सी में काफी अच्छा एडवांटेज मिलने लगा, क्योंकि ये उन प्रेडिटर्स को दिखाई ही नहीं देते थे। अब ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। अब क्योंकि रेड लाइट समुद्र की गहराइयों तक आते आते फिल्टर हो जाता है, जिससे कोई रेड लाइट बचता ही नहीं है जो रिफ्लेक्ट होकर उन प्रेडिटर्स की आंखों तक पहुंचे, और नतीजन इस नॉर्मल से बदलाव के कारण सारा गेम इन प्रेज के फेवर में पलट गया। और फिर कुछ टाइम बीतने के बाद इन्हें काउंटर करने के लिए प्रेडिटर्स ने भी अपना दांव खेला, मतलब वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके से इवॉल्व हुए कि वो अंधेरे में भी प्रेज को देखने के लिए उन्होंने अपने खुद की नेचुरल लाइट का इजाद किया। और अब उस समुद्र में लाल हो या काला, प्रेडिटर्स को अब हर कलर क्लियर दिखाई दे रहा था। और फिर क्या था, जिससे एक बार फिर ये प्रेडिटर्स उन प्रेज पर भारी पड़ने लगे, यानी अब की उन प्रेज की बारी थी एक तगड़े स्ट्रक्चर में तब्दील होने की जो उनके सर्वाइव रेट को बढ़ा सके। और क्या आप जानते हो कि उसके बाद उनमें किस तरीके का एवोल्यूशन आया? वेल, उस दौरान उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा फीचर डेवलप किया जो उन प्रेडिटर्स से बचने का काफी अच्छा सोल्यूशन था, जिसमें वो लाइट प्रैक्टिकली उनके बॉडी के आर पार जा सकती थी। सो जब प्रेडिटर्स का पलड़ा भारी पड़ने लगा तब प्रेज ने इवोल्यूशन के तहत अपने बॉडी को पूरी तरीके से ही ट्रांसपेरेंट कर लिया। मतलब बेसिकली अब प्रेडिटर्स टॉर्च लेकर आए या फिर बिना टॉर्च के प्रेज उनके सामने होंगे और फिर भी वे उन्हें देख नहीं पाएंगे। इंटरेस्टिंग राइट? अब क्या आपने यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस किया? मतलब नेचर बिना किसी भेदभाव के सबको समान मौका देती है ताकि सभी को सरवाइव करने का मौका मिले। और फिर वापस से कुछ मिलियन साल बाद इन प्रेडिटर्स को मजबूरन सीधा नेचर को ही चैलेंज करना पड़ा। अब बेसिकली हुआ ये कि प्रेज के ट्रांसपेरेंट होने से प्रेडिटर्स अब समझ गए थे कि उनकी आंखों का अब कोई यूज नहीं रहा, और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी आंखों को छोटी करना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर थोड़ा और इवॉल्व होने पर विद टाइम वो पूरी तरीके से गायब हो गई। अब क्योंकि इवोल्यूशन का सिंपल सा रूल है कि मतलब अगर कोई स्पीसीज किसी भी एक ऑर्गन को यूज करना बंद कर देती है तो धीरे धीरे करके वो ऑर्गन बॉडी से विलुप्त होते जाते हैं, और सेम ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर इनकी आंखों के साथ भी। अब इसके आगे क्या हुआ होगा, क्या आप गेस कर सकते हो? चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। तो देखो, इन प्रेडिटर्स की आंखें तो चली गई,
पर उन आंखों को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोसेसिंग पावर यूज हुआ करती थी, वो पावर अब ये प्रेडिटर्स बाकी सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने में यूज करने लगे। और फिर यही जीव आगे चलकर दो अलग अलग स्पीसीज में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो जो प्रेजेंट डे एंगलर फिश की तरह 1 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को सूंघ सकते थे, और दूसरे वो जो प्रेजेंट डे डॉल्फिन एंड व्हेल की तरह लोकेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर मौजूद शिकार को भी एक्यूरेटली पिन पॉइंट कर सकते थे। नतीजा, इस इवोल्यूशनरी अपग्रेड के बाद प्रेडिटर्स ने गहरे समुद्र में इस कदर कत्लेआम मचा रखा था कि जो प्रेज मिलता एक साथ सारे के सारे टूट पड़ते, और इससे माहौल इतना गर्म हो गया कि फाइनली प्रेज की तादाद तेजी से घटने लग गई। और इस खाने की कमी के कारण मजबूरन उन प्रेडिटर्स का साइज बढ़ने लगा। अब आई नो कि ये सुनने में काफी कॉन्ट्राडिक्टी लग रहा होगा, पर इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए जरा इसे देखो। ये है 7.3 मीटर लंबी और 1.4 टन भारी मादा ग्रीनलैंड स्टार, जो पिछले 400 सालों से जिंदा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले तो इसने अपने साइज को बढ़ाने के लिए फैट स्टोर करना शुरू किया, जिससे इसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो गया, और मेटाबॉलिज्म स्लो होने से इसकी एज भी बढ़ती चली गई। बट ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई समुद्री जीवों में जब खाने की कमी होती है तो वो जीव फैट स्टोर करके अपना साइज बढ़ा लेते हैं, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उनकी एज बढ़ने लग जाती है। अब देखो, उनके लिए उस फैट के अलग ही फायदे हैं, जिसमें पहला ये है कि इनका साइज ज़्यादा होने से दूसरे प्रेडिटर्स भी इनसे उलझने से डरते हैं, और दूसरा ये कि ठंड में यही एक्स्ट्रा फैट उनके लिए स्वेटर की तरह काम करता है, जिसे आप पेंगुइन के ही केस में देख लो। मतलब जैसे जैसे हम कोल्डर रीजन की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ने लगता है। अब क्योंकि डीप सी का भी एक खुद का अलग आइसोलेटेड इकोसिस्टम होता है, इसीलिए आज की करीब 23 मिलियन साल पहले मैग्लोडॉन के एक्सटिंक्ट होने के बाद डीप सी के इकोसिस्टम ने भी ब्लू व्हेल जैसे जायंट को जन्म दिया। अब हम इसके डिटेल्स पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने मैग्लोडॉन एक्सटिंक्शन वाले वीडियो में कवर कर रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसे रिकॉल करने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर किसी प्रेज पर सर्वाइवल का कोई खतरा ना हो तो कुछ टाइम बाद यही प्रेज प्रेडिटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि डीप सी और सैलो वाटर के बीच कोई क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं होती है, और ऐसे में एक गहरे समुद्र का जीव खतरनाक निकला तो वो दूसरे फलते फूलते इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकता है, और जिसका जीता जागता उदाहरण है ये नॉर्वेगन क्रैब्स। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के रीजन से पिछले कुछ सालों में ये क्रैब्स अपने डेस्टिनेशन से काफी दूर चले गए थे, और वहां पर उनके कॉम्पिटिटर्स ना होने की वजह से उन्होंने बाकी जीवों पर भी हमला करना शुरू कर दिया था। अब इसी हिसाब से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये बड़े बड़े जीव अगर सरफेस पे आ जाएं तो क्या होगा। नहीं, ये ह्यूमंस को कोई खतरा नहीं पहुंचा पाएंगे। दरअसल जिस हिसाब से इन जीवों ने खुद को डीप सी के सर्वाइवल के हिसाब से ढाल लिया है, उसी तरह वो सरफेस पर जीने के लिए खुद को नहीं ढाल पाएंगे। एंड सो जैसा कि आपने देखा ही कि नेचर का खेल काफी इंटरेस्टिंग होता है, जो कि हर स्पीसीज को सर्वाइवल के लिए मौका देती है, और कुछ इस तरीके से नेचर खुद को बैलेंस करती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।